आलोक मेहता हैं, युवा नेता हैं और बिहार में जो युवा हैं वो राजनीति में लगातार अपनी जगह बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आरजेडी की जो लीडरशिप है वो भी युवाओं के हाथ में जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि आलोक मेहता सांसद भी रहे हैं, अभी बिहार सरकार में मंत्री भी थे जब आरजेडी और जेडीयू का अलायंस था, अभी भी स्टिल विधायक हैं। तो युवा की जो राजनीति है और युवा जो नेता हैं वो किस तरह से बिहार में काम कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। आलोक, आपकी लीडरशिप युवा के हाथ में, तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप हैं और लगातार आप लोग रैली कर रहे हैं। अभी तेजस्वी संविधान बचाओ रैली करते हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है जनता का? काफ़ी अच्छा रिस्पांस जनता की ओर से था और है। अभी वो संविधान बचाओ न्याय यात्रा जो है वो खत्म नहीं हुई है। बीच में चुनाव आ गया था, इसलिए उपचुनाव में हम लोग व्यस्त थे। फिर उसको बचे हुए जिलों में हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं और उसके काफ़ी अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। ये जो उपचुनाव है बिहार का वह भी इससे प्रभावित होता हुआ दिख रहा है और आम जनता, सबसे बड़ी बात है कि आम जनता सभी भावनाओं से ऊपर उठकर तेजस्वी जी को, राष्ट्रीय जनता दल को फिर से अपने जिन लोगों का थोड़ा मतांतर हो गया था, मनभेद हो गया था, वो सारे लोग फिर पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आज बाईपोल हो रहा है, 11 मार्च से बाईपोल हो रहा है, अररिया की लोकसभा और एक विधानसभा पर भी हो रहा है। यूपी में भी अलायंस है, आपका यहाँ अलायंस से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर नतीजे आपके पक्ष में नहीं आते हैं तो इसे आप किस तरह से लेंगे? देखिए, नतीजे पक्ष में और आने न आने पर बहुत ज़्यादा भी टिप्पणी की नहीं जा सकती, लेकिन यह बात सही है कि जहाँ पे उपचुनाव में एक संकेत मिलने लगता है कि ट्रेंड किधर जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में एंटी इनकम्बेंसी का एक असर था। 20-20 साल से कोई एक पार्टी की सरकार थी, उसको देख के पूरे देश की स्थिति का जायजा नहीं लिया जा सकता है। लेकिन बिहार में ने तो दिखला दिया है। पूरा देश जब मोदी कर रहा था उस समय बिहार ने वो पटकनी दी है मोदी जी और उनके भारतीय जनता पार्टी को। तो वह जो परिणाम तो हम बिल्कुल सकारात्मक होंगे, मैं जानता हूँ। हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंस है और आम जनता के कॉन्फिडेंस को देखकर ही हम लोग ऐसी बातें करते हैं। ये जो संविधान वाला जो मामला है, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां मैंने देखी तेजस्वी की, सही में आप लोग को लगता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री तो संविधान खतरे में है जबकि राष्ट्रपति तो दलित है? इस तरह की आशंका क्यों व्यक्त कर रहे हैं आप लोग? देखिए, संविधान तो खतरे में है, इस बात का एहसास आम जनता को भी है, तभी इतनी बड़ी भीड़ जुट रही है। संविधान खतरे में रहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कर्नाटक से बोल रहे हैं कि भाई हम लोग संविधान बदलने आए हैं। मोहन भागवत बिहार में आकर बोल गए आरक्षण खत्म किया जाएगा। उसके जो बाद के जो नेता थे आरएसएस के, उन लोगों ने कहा कि आरक्षण खत्म किया जाएगा कई मौकों पर। तो ये आरक्षण के साथ छेड़छाड़, सामाजिक न्याय के कानूनी बिंदुओं पर की समीक्षा, तथाकथित ढंग से समीक्षा और धारा 370 से लेकर तमाम तरह की चीजें, कानून बदलने के और देश को एक सांप्रदायिक कानून देने की दिशा में एक पहल हो सकती है। और यह आरएसएस का पुराना हिडन एजेंडा था। आज चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, इस बात को बिहार की और देश की जनता देख रही है। पहले जुमलों का सहारा लिया गया, नौजवानों के हक और हुकूक, उनकी जो नौकरी थी, इसके संदर्भ में उनको प्रलोभन दिया गया, कहा गया कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी। आज 4 साल हो गए, 8 करोड़ नौकरी, कहीं एक भी नौकरी नहीं दिख रही है। भारत सरकार ने तो अपने कई पदों को समाप्त कर दिया जहां पर नौकरी की जा सकती थी। तो ये जो चल रहा है सिलसिला, और उसके बाद फिर कोई नए मुद्दे को लेके कभी बॉर्डर की तरफ कैमरा ले जाते हैं। पहले भी शहीद होते थे लोग, पहले भी जवान देश की रक्षा करते थे, लेकिन इतना ज्यादा संवेदनशील बताने दिखाने की जो कोशिश हो रही है, ये सब के सब आरएसएस के हिडन एजेंडा का हिस्सा है।
कि इलेक्शन को, लोगों की मनोवृत्ति और मानसिकता को कैसे हम प्रभावित करें। लेकिन इन सारे उपायों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को यह शायद एहसास नहीं है कि आम जनता इन बातों को बहुत अंदर से समझने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मैनेजमेंट पर, जुमलों पर और मतलब सरकार चलाना चाहती है। विकास का कोई एजेंडा नहीं। नोटबंदी से लेके बालूबंदी तक आम जनता की कठिनाइयों का अंबार खड़ा हो गया इन बंदियों की वजह से, और सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है उस संदर्भ में। तो इन तमाम चीजों पर लोगों का नजर है। भाई आप सिर्फ माने आंकड़ों की बाजीगरी करके और देश की अस्मिता और देश की सुरक्षा की बात करके, देश की सुरक्षा, पहले क्या देश असुरक्षित था? जब 3-3 माने सर काट लिए गए जवानों के, तो क्या कहा गया था? चूड़ियां भेजी गई थी प्रधानमंत्री को पहनने के लिए। अब जनता चूड़ी खोज रही है कि कहाँ चूड़ी है। और जो लोग इस तरह की बातें करते रहे हैं, सिर्फ उन्माद की राजनीति करके ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। आज जितने जवान शहीद हुए, उन जवानों की शहादत का बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, मतलब जो जवान शहादत हुई जवानों की, तो यह इसके पीछे प्रोवोकिंग अप्रोच जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है वो भी है। उग्रवादियों के हाथों मारा जाना और इस तरह का माहौल बना देना, ये आम जनता भी वहां की अब सरकार बनाए हुए हैं उन्हीं लोगों के साथ, और बात फिर उल्टी करते हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ बातें करते हैं, पाकिस्तान परक लोगों से हाथ मिलाए हुए एक तरफ और दूसरी तरफ कुछ और बोल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मंच पर नाटक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता नाटक और हकीकत में अंतर को अब समझने लगी है। इसलिए मेरा स्पष्ट कहना है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी समूल नष्ट हो जाएगी इस देश से, और फिर जो गंभीर राजनीतिक सोच की जो पार्टियां हैं, जो आम आवाम के विचारों के हित और हक की पार्टी है, उन पार्टियों को फिर से मौका जनता देगी और बिहार से लेकर केंद्र तक हमारी सरकारें बनेगी। इसलिए मैं कहता हूँ बिहार के जो युवा नेता हैं वो चीज़ों को समझने लगे हैं। क्या लगता है, बेरोजगारी को हटाने के लिए पकौड़ा, नीरव मोदी को हटाने के लिए मूर्ति तोड़ो, इस पर आप लोग इस पर आंदोलन क्यों नहीं करते? वो कह रहे हैं पकौड़ा बेच के पकौड़ा को रोजगार कह रहे हैं, लोग नौकरी मांग रहा है। तो बीजेपी ये सब बोलने के बाद भी चुनाव जीत रही है आलोक जी। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, चाहे वो बिहार हो चाहे दिल्ली हो, ये ना तो आप लोग में एकजुटता दिख रही है, ना आप लोग फॉरवर्ड जाके फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। आप लोग डिफेंसिव क्यों हैं? देखिए, हम लोग डिफेंसिव नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए घटक के जो लोग हैं, उनके जो कारनामे हैं, उनको हम लोग बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत सुपरफिशियली एक दिन पुतला जला दिया और जनता में एक दिखाने के लिए आक्रोश व्यक्त कर दिया, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करने की बात नहीं। जनता को हम भी समझाना चाहते हैं, और गनीमत है कि जनता इन बातों को समझ रही है। ये हम लोग के लिए गनीमत है, ये देश के लिए गनीमत है, यही देश को बचाए। तो कैसे जनता समझ रही है? नीरव मोदी पैसा लेके भाग जा रहा है, आप समझिए। पकौड़ा वाला उनका बयान आता है, उसके बाद वो त्रिपुरा जीत ले रहे हैं, मेघालय में सरकार बना ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो वो तो सत्ता में, अभी कर्नाटक का चुनाव है, तो पकौड़ा वाला बयान, आपको लगता है कि पकौड़ा रोजगार पर वो युवा खुश है उनके साथ है? वो तो कह रहे हैं कि हमको लोग वोट दे रहा है। नीरव मोदी भाग गए हैं, मेहुल भाग गए हैं, इस तरह के जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो इस पर तो कोई बात हो नहीं रही है। नहीं, भ्रष्टाचार के आरोपों पर पूरी तरह बात हो रही है। देखिए, इसमें जो है कि हम लोग माने बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं, और मीडिया हाउसेज हैं, उनका झुकाव सत्ताधारी दल के प्रति हो चुका है। बोलने में कहीं गुरेज नहीं है। ये सब भी प्रभावित करना, डेमोक्रेसी को प्रभावित करना है। आपको सही में लगता है कि मीडिया मोदी जी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है? मतलब मीडिया डार्लिंग है नरेंद्र मोदी? सभी मीडिया नहीं। डार्लिंग होना और जबरदस्ती किसी को आगोश मिलना, दोनों में अंतर है। डार्लिंग होना तो तब डार्लिंग होगा
जब उनकी बातें आम जनता, जिससे टीआरपी बढ़े अपने आप और आम जनता लालू जी लाभ से मीडिया की। जा लेकिन ये जबरदस्ती आगोश में लेना, हाँ। मतलब कि उसको ब्लैकमेल करके लेना, उसको कमर्शियल ऑफर्स से लेकर और उसे ऑफर को हटा देने। गंभीर आरोप लगाया। आपको लगता है कि मीडिया पर दबाव है, इस सरकार ने खासकर मोदी जी की रिजीम में दबाव है, मीडिया प्रेशर में? पूरी तरह प्रेशर में है, केंद्र से लेकर राज्य तक। सरकारों ने मीडिया की स्वतंत्रता को भंग किया है और उसे कमर्शियल टाइप जो सरकार से होता है उसको बिल्कुल मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए था। पहले डिसेंट्रलाइज था, अब इसको सेंट्रलाइज करके मीडिया हाउसेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है। देखिए, ये बहुत सारी बातें हैं। अब क्या है कि मीडिया चौथा खंभा है मतलब डेमोक्रेसी का, मैं नहीं मानता। और चौथे खंभे को इस तरह से आप ध्वस्त करेंगे तो आम जनता तक सही जानकारी नहीं जाएगी। आप लोग वो तो गनीमत है कि सोशल मीडिया हाँ अभी सामने है, जो आम जनता तक बहुत सारी चीजें, उसमें भी कुछ कमियां हैं लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप यदि उसको सेंसर करना चाहेंगे तो जनता उसको कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गनीमत है। इसलिए बहुत बड़ी आवाम सरकार के खिलाफ हो चुकी है और हर समय मुखर होना। देखिए, डेमोक्रेसी में 5 साल, इंडियन डेमोक्रेसी में 5 साल का टेन्योर दिया गया है। लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती, यह बात सही है। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि 5 साल का यदि दिया गया है नॉर्मल ढंग से, तो 5 साल सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने यह महसूस किया, हम लोग निश्चित थे कि 5 साल चलेगी, 4 करोड़ 8 करोड़ बच्चों को अभी तक रोजगार मिल गया होता, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में चले गए होते, और जितनी बातें कही गई वो सारी की सारी बातें, इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो गया होता, हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है वो तनावपूर्ण नहीं होता। आज तनावपूर्ण है। कल तक नेपाल से लेके म्यांमार तक हमारे दोस्त थे, आज सब दुश्मन बने बैठे हैं। सब कहीं न कहीं से चाइना, किसी को पाकिस्तान अपने आगोश में लिए जा रहा है, और हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं। हम कभी विश्व शांति के अग्रदूत थे, आज क्या स्थिति है? हम इजराइल जाते हैं। अब बहुत सारे नेशनल इंटरेस्ट की बातों पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आप जाते हैं तो क्यों नहीं करना चाहते? कल आप फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे, आप कल आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सबसे युवा है, इतने तेज तरह नेता। नहीं, ऐसा है कि जब तक कोई किसी बात का कंफर्मेशन नहीं, अब आप गोपनीयता के नाम पे सेंसरशिप डेवलप कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि देश के अंदर जो आरटीआई की लागू करते समय जो भावनाएं थी, उन भावनाओं को आप खंडित कर रहे हैं। हाँ, लोग ये लोकपाल पर आएंगे, अन्ना सुने फिर दिल्ली आ गए हैं, पता नहीं क्या होगा। महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है, उस पर जो आप लोग की डिमांड थी, लालू यादव हो, शरद यादव हो, तमाम लोग, कि बहुजन महिलाओं को, SC ST OBC को अलग से उसमें आरक्षण दिया जाए, क्या ये मुद्दा अभी भी आप लोग के एजेंडा में है? और आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा है अभी भी RJD के लिए, आलोक के लिए, तेजस्वी के लिए? देखिए, आरक्षण तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है, और उन्होंने संविधान में प्रावधान रखा वेलफेयर स्टेट का। वेलफेयर स्टेट भारत को कहा जाता है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आरक्षण है। विशेष अवसर के सिद्धांत पर आधारित यह आरक्षण का प्रावधान है, और इसको किसी न किसी से तरह से इसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। यह आप देखेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। मेरा कहना है कि महिला आरक्षण की बात फिर से आ रही है। महिला आरक्षण के हम कभी विरोधी नहीं रहे, बल्कि डॉक्टर लोहिया ने महिलाओं को बराबरी का हक देने का मतलब ये क्या वकालत की थी, तो हम उनके फॉलोअर्स हैं, हम उनको जरूर मानते हैं। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने जिस भगवतिया देवी को पत्थर तोड़ते हुए देखा था, और उन्होंने यहाँ के समाजवादी नेताओं से कहकर उसे बुलवाया और उनको आगे बढ़ाने का काम किया, लालू प्रसाद जी ने उनको पार्लियामेंट का टिकट देकर पार्लियामेंट में भेजा, क्या वह अप्रोच या वह सोच जो महिला आरक्षण की मांग, प्रखर मांग करने वाले लोग हैं, उनके अंदर है? हम ये जानना चाहते हैं। ये बहुत गंभीर सवाल है कि जिन लोगों ने आरक्षण आंदोलन में आरक्षण के खिलाफ
तमाम तलखी अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से जनता के सामने रखने का काम किया और आंदोलन में शरीक हो गए, आरक्षण विरोधी आंदोलन में। वो सबसे बड़े पैरोकार हैं इस महिला आरक्षण के, सबसे बड़े पैरवीकार हिंदू को। तो मैं जानना चाहता हूं क्या खासियत इस आरक्षण में है। ये तो सबका कारण हो सकता है ना, तो जो कारण है वो मैं बता रहा हूं कि जो समाज की छूटी हुई महिलाएं उनमें भी सामाजिक न्याय का अभाव न रह जाए, इसके लिए हम लोग का मत था कि आरक्षण के अंदर आरक्षण का प्रावधान हो और उसे लागू किया जाए। हम खुशी खुशी उसे स्वीकार करने के लिए। मैं एक लाइन अपनी तरफ से ऐड करूंगा, जो लोग मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के लिए कानून बना रहे हैं, जब भीमराव अम्बेडकर हिंदू कोड बिल ला रहे थे वही वो लोग विरोध कर रहे थे। राजनीति है, उसको समझिए। और बिहार के जो युवा नेता हैं वो बारीक तरीके से राजनीति समझते हैं। आलोक से बात करने में मजा आ रहा है। एक चीज़ और बता दूं, इनका नाम आलोक मेहता है, SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज के युवा नेता है, तेज तरार नेता है और पूरे देश पर नज़र रख रहे हैं और हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जो आरक्षण वाला मसला एक अपनी जगह है, एक जो सबसे बड़ा सवाल है, अभी यूपी में अलायंस हुआ है मायावती अखिलेश, उसको गठबंधन पे, ये मैं वहाँ से आया हूँ। जनता बहुत गुस्से में है कि ये अलायंस इट शुड बी कंटिन्यू, वो चाहे भी तो तोड़ नहीं सकते हैं। आप लोग के साथ मांझी जी आ गए हैं, आप लोग भी बीजेपी कह रही कि हमारे NDA में वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो मांझी फैक्टर कितना बड़ा है और आगे क्या आप लोग और कुछ बड़े नेता NDA के आप लोग के साथ आने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल है अभी बिहार के अंदर, सदन में भी और बाहर का। राष्ट्रीय जनता दल का जो मूल सिद्धांतिक आधार है वो जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े नेताओं के सिद्धांतिक विचारों पर आधारित है। तो स्वाभाविक रूप से जब NDA की सरकार से रिजेंटमेंट हुआ, आम आवाम में यह एक भावना फैली कि महागठबंधन के टूट के दोषी जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठकर सरकार चला रहे हैं, उनको मैंडेट नहीं दिया गया था। मैंडेट दिया गया था लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के ज्वाइंट जो पॉलिटिकल टाई अप था, उसको वोट दिया गया था। और यही पसंद बिहार की आवाम की थी। इस भावना को ठेस पहुंचाकर नीतीश कुमार जी उधर चले गए और जनता बिल्कुल आहत है उससे। उसी तरह की चीज उत्तर प्रदेश में भी घटित हो रही है। अभी उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश जी दोनों साथ हो रहे हैं, तो इससे आम आवाम में बहुत खुशी होगी। इसलिए खुशी होगी कि ये लोग अलग रहना नहीं चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि जो वैल्यू सिस्टम था, पॉलिटिकल वैल्यू सिस्टम, जिसका डिटोरिएशन, जिसका ह्रास पिछले 3-4 वर्षों में केंद्र में उनके मोदी जी के आने के बाद, उसके बाद वहाँ स्वामी जी के आने के बाद हुआ है, उसको रिस्टोर करने के लिए सारे लोग बेचैन हैं। तो इसलिए ये पब्लिक में ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है उन लोग के साथ होने से। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मांझी जी आए तो मांझी जी तो बहुत स्वाभाविक जगह है उनके लिए। RJD के साथ टाई अप होना या फिर महागठबंधन में रहना, वो जहाँ थे वो अस्वाभाविक था, क्योंकि उनकी बिरादरी और उनके लोग जो हैं वो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोग हैं। और लालू प्रसाद जी की नज़र वैसे लोगों पर बहुत ज़्यादा रही है, तो बहुत स्वाभाविक टाई अप है। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में सारे नेता जो कि सामाजिक न्याय की परिधि के अंदर आते हैं, वो सारे नेताओं को सोचना पड़ेगा कि वो एक गोलबंद हो। यदि वो नहीं सोचेंगे तो जनता गोलबंद हो जाएगी और उनको अकेले छोड़ देगी। ये गंभीर सवाल है। आलोक, एक और बात मैं चाहता हूँ जानना कि जिस तरह से यूपी में गैर जाटव गैर यादव, बिहार में गैर यादव की बात हो रही है कि JDU यादवों की पार्टी है, तो ये जो Annexure 2 के लोग हैं, पिछड़ी जाति में कुशवाहा हैं और कई सारी जातियां हैं जिनको ये OBC नहीं, वो उनको जाति के आधार पे बहुत सारी रैलियां नीतीश जी भी कर रहे हैं, RSS भी कर रही है। एक जाति, आप तेली हो, आप कुशवाहा हो, वो एक बड़ी रणनीति है जो यूपी में भी काम कर रही है, जो Annexure 2 में जो बैकवर्ड क्लास में और दूसरी जातियां हैं। तो क्या इसको आप लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि गैर यादव गैर जाटव, उनको लग रहा है कि बिहार में आरक्षण का सारा लाभ पासवान को मिल रहा है या यादव को मिल रहा है, तो ये डैमेज कंट्रोल एक बड़ा कंट्रोल हो रहा है। इसको आप लोग मैनेज कर पाने में सक्षम है और क्या इस बात को समझने लगे? कौन गवर्निंग सीट पर बैठा हुआ है जो ये कर रहा है? ये RSS वाले बैकग्राउंड में है और वो लोग बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करते हैं, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट में
हिस्सा लेते हैं तो जाने पैसा कहाँ से आता है, और यही लोग ये सब प्लान कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बिहार की जनता पर जननायक कर्पूरी ठाकुर और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का बहुत बड़ा छाप है। जगदेव बाबू ने कहा था 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनता को यह एहसास होने लगा है इधर के दिनों में कि 10 का शासन 90 पर चलने लगा है। यही जागरूकता का सबसे बड़ा कारण बनेगा। और ये जितने प्रयास इनके होंगे आरएसएस और भाजपा के इस दिशा में, उससे ज्यादा मजबूत प्रयास जनता खुद करेगी आपस की गोलबंदी की। और हम लोग हैं ना, हम लोग भी उनको रास्ता दिखाएंगे। इसलिए बिहार के अंदर उनकी दाल नहीं गलने वाली, और बिहार का मैसेज दूसरे राज्यों में भी जाएगा। एक आखिरी सवाल कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, 2019 बहुत नज़दीक है, जिस तरह से आप लोग के अलायंस को पाप और उनके 40 से 40 पार्टियों से अलायंस है NDA 2 का, उसको पूर्ण कहा जा रहा है। तो ये काउंटर करने में आप लोग काम, चूँकि टेलीविज़न पे आप कह रहे हैं उनकी पकड़ है, आप लोग को वहाँ स्पेस नहीं है, सोशल मीडिया एक बच रहा है, तो आरजेडी खासकर जो उनके सहयोगी दल हैं, मांझी जी आ गए हैं आप लोग के साथ, तो ये कारवा और इसको बढ़ाएंगे आप लोग, या सोशल मीडिया का कैसे मैनेजमेंट कैसे होगा? देखिए, हम लोग मैनेजमेंट पर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग जो हमारे वैल्यू सिस्टम है उसको हम आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। एक माध्यम टेलीविजन से लेकर विजुअल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक है, दूसरा माध्यम सोशल मीडिया है, और तीसरा माध्यम जो हमारा वर्कर है वो अब बहुत प्रखर हो रहा है। अच्छा, आप लोग टीवी कह रहे हैं, लालू यादव जेल में है करप्शन के आरोप में, सजा हो गई, बड़े बड़े लोग बैंक 18,000 करोड़, कोई 30,000 करोड़ ऐसे लेके भाग जा रहा है। बहुजन नेता जो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता, उनको मीडिया चोर साबित कर देता है, जनता भी मानने लगती है कि ये लोग चोर हैं। क्या लगता है इसके काउंटर में कोई लॉजिक है आप लोगों के पास? देखिए, इसके काउंटर में हकीकत जो है वो है, तर्क तो कोर्ट में ही दिया जाएगा ना, जहां पर तर्क का स्थान है वहां कोर्ट में दिया जाएगा। अब कोई कहे कि आप अपने सोर्स ऑफ इनकम और ये वो को जनता के बीच रखें, तो जनता के बीच तो सब पोर्टल पर रखा हुआ रहता है। जिन लोगों ने चोरी की 28,000 करोड़ तक का टॉल चला गया, और मैंने उस पर कितनी संवेदनशीलता है सरकार की वो आप देख रहे हैं। नहीं तो देखिए, आप ये जो बीजेपी और लालू प्रसाद जी, छगन भुजबल जी जैसे नेता, और जो बाहर छूटे हुए हैं जिन पर प्रताड़ना की कोशिश की जा रही है, मायावती जी, मुलायम सिंह जी, और वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी जैसी नेत्रियों और नेताओं को बांध कर रख दिया गया है, और सुखराम जैसे लोग सुख की जिंदगी जी रहे हैं। कहने का मतलब कि इस तरह की जो चीजें, येदुरप्पा उनके मुख्यमंत्री थे, वो सुख चैन की बंसी बजा रहे हैं। नहीं तो एक सवाल मेरा ये है कि मेहुल चौकसी भाग जाता है, नीरव मोदी भाग जाता है, माल्या भाग जाता है, लेकिन जो बीजेपी के समर्थक है, खासकर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपका नेता जब आरोप लग जाए या उस पर आरोप भी लगे तो आपका ही समाज क्रिटिसाइज करने लगता है। तो ये पॉलिटिकल अवेयरनेस की कमी देख रहे हैं। यही जागरूकता है, यही जागरूकता की कमी है। इसी को तो हम ठीक करना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि लालू प्रसाद जी का दोष कोई चारा घोटाले में किसी तरह की संलिप्तता नहीं है। लालू प्रसाद का दोष ये है कि उन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को जगाने का काम किया, हक और हुकूक के लिए सतर्क करने का काम किया, ये दोष है। मेरा एक सवाल है, पर्सनल सवाल है, आप एकदम अनकंफर्टेबल होंगे तो मुझे बोल दीजिए कि मैं जवाब नहीं दूंगा। बीजेपी गैर मुस्लिम, मतलब बिना मुस्लिम के, उसने यूपी में कह दिया मुस्लिम को टिकट नहीं देंगे, चुनाव लड़ी, जीत भी गई। क्या बहुजन जो राजनीति है, SC ST OBC माइनॉरिटी, वो कभी ये हिम्मत दिखाएगी कि 15% जो सवर्ण वोटर है, एक समय आया जिस तरह का ध्रुवीकरण हो रहा है देश में, गौमूत्र, गाय, मंदिर, परिवार की मूर्ति तोड़ी जा रही है, अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है, लेनिन की मूर्ति तोड़ी जा रही है, कि हम बगैर सवर्ण के, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं देश भर जा रहा हूँ, युवाओं से मिल रहा हूँ जो बहुजन समाज के युवा है, SC ST OBC माइनॉरिटी, वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा नेता अगर हमें मिले जो कहे कि हमको सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, हम बहुजन आइडियोलॉजी पर काम करेंगे। जैसे बीजेपी कह रही कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हम हिंदू आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं। क्या लगता है आलोक कि कोई ऐसा बहुजन नेता आएगा इस तरह का, जो इस तरह के रिस्क ले? ऐसा है कि राष्ट्रीय जनता दल सरी के जो
जो पार्टियां हैं उसकी आइडियोलॉजी यह नहीं कहती कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करो, भेदभाव करो। जो उच्च वर्ग के भी लोग हैं, समाजवादी आंदोलन के अगुआ रहे हैं, मधुली में आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये तमाम लोग उच्च वर्ग के लोग थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में बहुत मजबूत एडवोकेसी की थी, तो हम उनको सलाम करते हैं। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई जाति के आधार के हालात में तो बीजेपी तो करके जीत रही है। हालात सिर्फ जीतना, मैंने चुनाव किसी भी दंगा करा के जीत जाना, उसमें हम विश्वास नहीं रखते हैं। नहीं तो बहुजनों की बात करना, आरक्षण की बात करना, सामाजिक न्याय की बात करना तो दंगा नहीं है। नहीं तो वो तो हम कर ही रहे हैं, वो हम भी कर रहे हैं। और बीपी सिंह ने बीपी मंडल आयोग को लागू के अनुशंसाओं को लागू किया। आलोक एक बात बताइए कि जो लोग सवर्ण समाज आरक्षण विरोधी है, वो ऐसे दलों को क्यों वोट देगी जो आरक्षण के पैरोकार है? सवर्ण समाज पूरी तरह आरक्षण विरोधी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ना कि उनके नेता हम लोग के इस आंदोलन के अगुआ थे। और आज भी सवर्ण समाज में भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों की सोच ऐसी है कि समाज में बराबरी आनी चाहिए। ये अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि सब लोग में सद्बुद्धि आ जाए। एक सवाल और आलोक, मैं उसको काटने के लिए कह रहा हूँ। केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, त्रिपुरा हो, 3 ऐसे राज्य जहाँ लेफ्ट का घर था। लेफ्ट मतलब अपर कास्ट, रूलिंग कास्ट, वही लेफ्टिस्ट भी वही है, लेफ्टिज्म को समझने वाले। लेकिन जब बीजेपी एक ऐसी पार्टी उनको मिल रही है जो आरक्षण विरोधी है, जो हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करना चाहती है, मतलब अपर कास्ट जो मनुस्मृति है, जो ब्राह्मणवाद है, उसका रोल मॉडल है बीजेपी और आरएसएस। आप देखिए कि लोग लेफ्ट को भी छोड़ रहे हैं, मानिक सरकार को छोड़ रहे हैं, केरल में वोट दे रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो हिंदुत्व और आरक्षण विरोध के नाम पर गोलबंद हो रहे हैं? ये सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है? देखिए, ये मैनिपुलेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वैसे तत्व जो लोग देश में सांप्रदायिक माहौल तैयार करना चाहते थे, उनका सैकड़ों, 100 वर्ष का एक्सरसाइज है। उनके पास ट्रेनर्स हैं, ट्रेनर हैं, संसाधन हैं, और कुछ लोगों के अस्तित्व पर यह सवाल खड़ा हो रहा है। उनके आने वाली पीढ़ियों को सत्ता में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, दूसरे का हक जो मारे हुए हैं उनको देना पड़ेगा, बस उसको बचाने की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, तो वो तो किसी हद तक जा सकते हैं, कितने भी संसाधन खर्च कर सकते हैं। वैसे लोगों ने समाज के अंदर अपने कैडर बनाकर, पार्टी के नाम पर कैडर बनाकर, और लोगों में विष भरना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों में, और उसी का वो असर था। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ट्रांजिटरी होता है, बहुत क्षणिक होता है। जल्द ही आम आवाम में, जैसे एक बार मोदी जी को वोट देने के बाद 3 साल के अंदर ही लोगों को पता चलने लगा और लोग उसको समझने लगे और लोग उसकी व्याख्या भी करने लगे, और आने वाले दिनों के लिए डिसीजन अभी ही करके उन लोगों ने रख लिया है। उसी तरह आवाम में ऐसे लोगों का जो प्रयास होगा उसको भी लोग, हो सकता है कुछ देर के लिए कुछ लोग भ्रमित हो जाए, लेकिन मास जो है इनके कारनामों को समझ रहा है। देश में शांति व्यवस्था, भाईचारे का माहौल जो पहले था, उसको रिस्टोर करने का प्रयास निश्चित रूप से लोग करेंगे, और ऐसे तत्वों को आम आवाम ही धत्ता बता देगी। आप जाकर घूम कर देख लीजिए, लालू प्रसाद जी के साथ जो हो रहा है उसकी भर्त्सना अपर कास्ट के भी बहुत सारे लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि तब लोग, तो मैं समझता हूं कि सारे लोग इनकी हकीकत को समझ रहे हैं। उनके पास कोई मटेरियल ही नहीं है। विकास एक खोखला पैकेज है, विकास एक खोखला मसौदा है उनके लिए, और हमारे लिए विकास बहुत गंभीर चीज है। हमारे लिए विकास, सामाजिक विकास भी एक विकास का हिस्सा है। आलोक, आपने जगदेव बाबू को कोट किया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। दक्षिण अफ्रीका में अभी 10 दिन पहले एक बिल पास हुआ है कि श्वेतों को अश्वेतों को जमीन वापस करना है। ये पार्लियामेंट में बिल पास हो गया, जैकब जुमा। भारत में स्थिति इससे भी ज़्यादा नाटकीय है। जो बहुजन समाज है, जो 85% आबादी है, उसके पास न जमीन है, न व्यापार है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी अब खत्म होती दिख रही है लगभग। क्या लग रहा है, हालात बद से बदतर नहीं होते जा रहे हैं? हालात तो बद से बदतर होते ही जा रहे हैं। 1% आबादी के पास देश का 73% धन है। अच्छा, वो कॉर्पोरेट है या कास्ट कॉर्पोरेट है? भारत में तो व्यापार कास्ट के नाम पर होता था। वो कॉर्पोरेट है, और विगत दिनों में, विगत वर्षों में उसे कास्ट कॉर्पोरेट भी बनाने की कोशिश की जा रही है। स्टेट कॉर्पोरेट भी, सब गुजरात के लोग हैं। ऑफ कोर्स
मैं कह रहा हूँ कि ये एक लॉबी बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कुछ दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर सरकारें चलती हैं लेकिन वास्तविक सरकार माफियाओं के हाथ में है। उसी तरह की स्थिति यहाँ करने की कोशिश की जा रही है। सारे जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज हैं सबको समाप्त किया जाने का प्रयास हो रहा है। सारे लोग अपना बुढ़िया वस्त्र बांध रहे हैं एक कंपनी को छोड़कर। उसी तरह से दूसरे सेक्टर्स हैं वहाँ भी उन्हीं लोगों को घुसाया जा रहा है। वही अदानी अंबानी और 4-5-10 जो कॉरपोरेट लोग हैं जिन लोगों ने मोदी जी को फंडिंग किया था, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनको मदद करने की कोशिश की थी, उन्हीं लोगों को बेनिफिट देने की बात चल रही है। यानी कि आप पेटीएम से लेके जितने डील्स हो रहे हैं वह ऐसा लग रहा है कि ये सरकार नहीं चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वही सब कुछ है और वही सब कुछ सब डील करता है। ये इंश्योरेंस सेक्टर में आप देखें, कृषकों के फसल बीमा का मामला था, 11 या 12 कंपनी को पैनल करके भारत सरकार ने भेजा कि यही कंपनीज बिड करेंगी कृषि सेक्टर के इंश्योरेंस को, जिसमें कुछ ब्लैकलिस्टेड कंपनी बिहार सरकार के अंदर थी। मैं उस समय मंत्री था। तो जब इतना होने के बाद जब बिडिंग हुई तो इतनी मतलब अनियमितता थी उसमें कि हम लोगों ने उसकी आवाज़ उठाई केंद्र सरकार के खिलाफ कि भाई बिहार के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यही भभुआ में 25% प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है, मतलब बिड किया गया, और बगल के ठीक यूपी के ठीक बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में 3.5% पर काम हो रहा है। तो इतनी बड़ी, और हम लिमिटेड कंपनीज सबको जब रखे हुए हैं इंश्योरेंस में, तब तो इसका मतलब है कि इन्हीं लोगों को बेनिफिट मिलना है। बिहार के किसानों ने जो क्लेम किया था, जो प्रीमियम भारत सरकार ने और बिहार सरकार ने मिलकर दिया, उसकी राशि का 1/4 भाग बिहार के किसानों को क्लेम के रूप में मिला, जबकि उसका 50% क्लेम किया गया था। अब समझ जाइए कि ये जो डिसीजन है वो इंश्योरेंस कंपनी के बेनिफिट के लिए आप कर रहे हैं या फिर किसानों के बेनिफिट के लिए। अच्छा, ये जो मौसम बताने के नाम पर जो 1000 करोड़ रुपए काटे गए किसानों को, जानकारी है कि नहीं? जानकारी मिली है, उसकी विस्तृत जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा। ये सब जनता के साथ धोखा है, किसानों के साथ धोखा है, और देश के किसान, देश के मजदूर सब हाशिए पर हैं। सरकार को कोई इनकी कठिनाइयों से लेना देना नहीं है, और सरकार बिल्कुल एक कंपनी की तरह चल रही है, चाहे बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। बिहार की सरकार को कब केंद्र ने टेक ओवर कर लिया ये पता भी नहीं चला, और फाइनली जो बिहार है और केंद्र है वो सब एक ही रास्ते पर अग्रसर है। नीतीश कुमार जी बहुत सारी बातें बोला करते थे, वो सारी बातें अब उल्टी पड़ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला दिन फिर से नौजवानों का है, और नौजवान बिहार के जब एकत्रित हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं, तो उसके बाद बिहार की कोई देश की या दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो बिहार में उनकी सरकार को फिर से वापस लौटाने में मदद कर सके। और हम इस मामले में बिहार के किसान, बिहार के मजदूर, बिहार के युवाओं को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने अपने अपने स्तर पर जागरूकता का एक अभियान सा छेड़ रखा है, बिना किसी मजबूत संगठन, बिना किसी नेटवर्किंग के हुए, बिना किसी सब हर जगह लोग सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। तो ये आलोक मेहता थे, और मैं इसलिए कहता हूँ बार बार कि बहुजन समाज के नेता बोलते नहीं हैं, उनकी सामाजिक समझ नहीं है, राजनीतिक समझ नहीं है। ये भी एक तरह की बाउंड्री सेट की जा रही है, क्योंकि जो पत्रकार होते हैं वो जो बहुजन समाज के मुद्दे हैं, चाहे वो आरक्षण हो, किसानों का मामला हो, मजदूरों का मामला हो, वो नहीं बात करते हैं, क्योंकि वो समाज से भी नहीं आते हैं। और कास्ट सिस्टम जो है वो सिर्फ राजनीति में हावी नहीं होता है, सिर्फ देश में जाति के नाम पर राजनीति नहीं होती, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी में, हर जगह जातिवाद है। तो पत्रकारिता में भी जो सवाल होता है वो जिसकी समझ है बहुजन समाज की वही सवाल करेगा। आपके नेता ऐसा नहीं कि सरोकार से गायब हुए हैं, उनको सरोकार की भी समझ है, आरक्षण की भी समझ है, उस पर वो लड़ना भी चाहते हैं। और इसलिए मैं आलोक से इंटरव्यू कर रहा था कि जो हमारे युवा नेता हैं वो किस तरह से सोचते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा आप अपने नेता को कल्प्रिट मत ठहराइए, दोषी मत ठहराइए। हो सकता है कि जो पत्रकार आता है वही इस मुद्दों पर उनसे सवाल नहीं करता है।
शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना।